करें। 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ मनी शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबर का ये अहम सिलसिला। तो सबसे पहले देखते हैं अपने प्रदेश राजस्थान की कौन कौन सी खबरें अहम हैं। सन सिटी में अपराधी बेखौफ हैं, चोरों के हौसले बुलंद हैं। इसकी वानगी इस सीसीटीवी तस्वीर में साफ दिख रही है। देखिए, जोधपुर की इस ज्वेलरी की दुकान में 3 चोर पहुंचते हैं, इस बात से बेफिक्र होकर कि उनकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। बेफिक्र चोर देखते ही देखते सोने के जेवरात और 2 किलो चांदी की चोरी कर लेते हैं और बड़े ही आराम से वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन सुबह जब ज्वेलर्स अपनी दुकान खोलता है तो वो हैरान रह जाता है। सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जाती है तो पता चलता है कि चोरों ने दुकान पर हाथ साफ कर दिया। ये घटना बिरला स्कूल के पास भंवरलाल सोनी ज्वेलर्स की है। फिलहाल पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा भले ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन लापरवाही ऐसी कि आपको सोचने को मजबूर कर दे। अलवर शहर की यातायात शाखा के इस आंकड़े को देखिए। अलवर में कोरोना की गाइडलाइंस के उल्लंघन में 1412 लोगों के चालान काटे गए और 2,87,000 का जुर्माना वसूला गया। यातायात शाखा द्वारा कोरोना काल के दौरान मास्क जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाते उनके खिलाफ कार्रवाई और सोशल डिस्टेंसिंग जो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ यातायात शाखा द्वारा कार्रवाई की गई। कुल कार्रवाई की गई है 1412 और जिसका जो जुर्माना राशि है 2,87,700 रुपये वसूल की गई है। शहर में आने वाले सभी लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन चालक या किसी दूसरी गाड़ी के पास मास्क नहीं होने पर उसका चालान किया जाएगा। हालांकि वो पुलिस से मास्क मांग सकता है। पुलिस पहले लोगों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बात न मानने पर कार्रवाई करने की मजबूरी है। जोधपुर में आम और खास लोगों के साथ साथ अब मेडिकल स्टाफ भी कोरोना संक्रमित होते जा रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जोधपुर के अलग अलग अस्पतालों में 150 से ज्यादा डॉक्टर और 400 से ज्यादा हॉस्पिटल स्टाफ शामिल हैं। कोरोना संक्रमित होने वाले 150 डॉक्टरों में सीनियर और रेजिडेंट डॉक्टर्स दोनों शामिल हैं। तो डॉक्टर को पॉजिटिव आ रहे हैं, काफी सीनियर डॉक्टर आ गए, कम से कम 10-15 सीनियर डॉक्टर आ गए हैं। इसका मतलब है और जबकि वो डॉक्टर भी हैं जिन्होंने कोविड में ड्यूटी नहीं करी, फ्री ऑफ वजह इसका मतलब कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है यहाँ पर। और इसलिए मेरा एक सुझाव है कि जनता से अपील है कि आप अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वाले नियम को पालना करें। कोरोना संक्रामक बीमारी है, इसी वजह से उनका इलाज करने के दौरान डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ इससे संक्रमित हो रहे हैं और डॉक्टरों के इस कदर कोरोना संक्रमित होने की वजह से आम लोग टेंशन में आ गए हैं कि उनका इलाज आखिर कौन करेगा। अलवर पुलिस ने मंगलवार से शहर में नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के जरिए पुलिस वैसे लोगों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है जो अभी भी बिना मास्क पहने बाहर निकल रहे हैं। अलवर अब पूरे राजस्थान में एक्टिव केसेस पे फर्स्ट रैंक में आ गया है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और जो जिला प्रशासन है, जिला पुलिस प्रमुख के द्वारा ये आस्क फॉर अ मास्क कैंपेन किया है। इसमें जब आपका मास्क नहीं होगा तो आपकी एंट्री भी नहीं होगी और आपको मास्क चाहिए तो आप उसके लिए मांगेंगे। अलवर पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए नो मास्क नो एंट्री का पोस्टर भी लॉन्च किया। साथ ही मंगलवार को एक जागरूकता मार्च का भी आयोजन किया। इस मार्च के जरिए पुलिस ने लोगों से मास्क पहनने की अपील के साथ साथ ये चेतावनी भी दी कि अगर मास्क नहीं पहना तो फिर उनका चालान कटेगा। इतना ही नहीं, वैसे दुकानदार भी पुलिस के निशाने पर होंगे जो मास्क लगाए बिना दुकान पर बैठते हैं। कोरोना को हराने के लिए हर संभव कोशिश हो रही है। एक पेंटर ने इसके लिए एक अलग ही मुहिम छेड़ रखी है। इस पेंटर का मानना है
कि प्रकृति जब तक खुश नहीं होगी कोरोना भागेगा नहीं। और प्रकृति को खुश करने के लिए जयपुर की शीला पुरोहित पेंटिंग साधना में जुटी हैं। अब तक शीला ने 170 पेंटिंग्स बनाई है प्रकृति की साधना के लिए और कोरोना को हराने के लिए। और हर माँ अपने बच्चों को सबक सिखाना चाहती है, तो वो सबक सिखाने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। और मैं भी एक इंसान हूँ और प्रकृति माँ की बेटी हूँ। शीला पुरोहित का मानना है कि प्रकृति ने पहले ही इशारा किया था, समझाया था और सचेत भी किया था, लेकिन इंसान ना समझ निकला, प्रकृति के इशारे को समझा ही नहीं, तभी वो महामारी के तौर पर सबक सिखाने आई है। उम्र छोटी है पर नाम बड़ा, कला के क्षेत्र में रिकॉर्डधारी नाम, जिसने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। नाम है सानवी गौतम। 8वीं में पढ़ने वाली इस लड़की ने अखबारों से पेपर स्ट्रॉ बनाकर उनके टुकड़ों को जोड़कर सरोजनी नायडू का पोर्ट्रेट मोजक बनाया। सानवी की इस अनोखी कला के कारण उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में यंगेस्ट आर्टिस्ट टू मेक पोर्ट्रेट फॉर्म पेपर स्ट्रॉ के लिए सम्मानित किया गया है। मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर नाम आने पे मैं बहुत खुश हूँ और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे फ्रीडम स्ट्रगल की स्टोरी सुनाई। उसके अंदर मुझे सरोजनी नायडू का रोल बहुत इंस्पायरिंग लगा और उससे इंस्पायर होकर मैंने ये पोर्ट्रेट बनाई। मैं आगे भी ऐसी अच्छे काम करके अचीवमेंट्स करना चाहती हूँ। सानवी की मेहनत कोरोना काल में सकारात्मक सोच और रचनात्मक क्रियाशीलता को बढ़ाने का संदेश भी देती है। जरूरत है दूसरे लोगों को भी सानवी से सीख लेने की, ताकि आपदा काल में रचनात्मक मौका तलाशा जा सके। राजस्थान कांग्रेस भी दूसरे प्रदेश की तरह कृषि विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन करती रहेगी। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐलान किया कि कांग्रेस 2 अक्टूबर को किसान मजदूर बचाओ दिवस मनाएगी। उन्होंने कहा कि एआईसीसी के निर्देशों के मुताबिक ही प्रदेश कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार कर रही है। जो तीनों कानून हैं जो केंद्र की सरकार लेकर के आई है वो किसान विरोधी कानून है। किसान को किसान नहीं रहने दिया जाएगा, मजदूर बना दिया जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के किसान की जमीन के ऊपर, उनकी उपज के ऊपर कब्जा कर लेंगी। एआईसीसी ने सभी प्रदेशों की कांग्रेस इकाई से 24 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन और कार्यक्रमों के आयोजन का खास टास्क दिया है। गांव का गदर आंदोलन की डगर, 2.25 महीने से इंतजार। गांव का गदर है और कृषि विधेयक पर आंदोलन की डगर भी। 2.25 महीने से कांग्रेस को संगठन का इंतजार है, लेकिन 15 जुलाई से केवल प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ही संगठन की अकेले कमान संभाले हुए हैं। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाते ही कांग्रेस की सभी कार्यकारिणी भंग की गई थी। तब से प्रदेश, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी में एक भी पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई। आपको बता दें कि 400 ब्लॉक, 39 जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होना है। करीब 15,000 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता नियुक्ति के इंतजार में हैं। जल्दी जब ये कोरोना थोड़ा सा हमारे प्रदेश से विदा लेगा तो शीघ्र ही हम लोग माखन साहब यहाँ आएंगे, बैठेंगे और हमारा प्रस्ताव चर्चा के बाद में आला कमान को देंगे। उदयपुर जिले के लूंदा क्षेत्र के अमरपुरा जागीर गांव के ग्रामीण इन दिनों परेशान हैं। परेशानी का कारण बना है गांव में लगा बिजली का मीटर। ग्रामीण बिजली जलाएं या ना जलाएं, गांव में बिजली आए या ना आए, लेकिन बिल हर महीने हजारों में पहुंच जा रहा है। जिसने कनेक्शन लिया है वो भी परेशान है, क्योंकि मीटर रीडिंग में यूनिट 203 दिखता है और बिल में यूनिट बढ़कर 556 हो जाता है। बाड़े में कनेक्शन करवा रखा है, एक बल्ब जल रहा है वहाँ पर 7 वाट का और मीटर में रीडिंग 203 आ रही है। बिल कितना आया है? मेरा बिल 3600 रुपए का आया है, 3600।
दूसरी ओर बिजली विभाग के अभियंता समस्या को सुलझाने का दावा कर रहे हैं। पहला केस जो आपने बताया कि उसके रीडिंग ज़्यादा आ रही है, मतलब जो मीटर में उसके बिल में है रीडिंग, उससे उसके जो मीटर में रीडिंग है वो कम है। तो अपन इसको क्या करेंगे कि अगर इसकी एक बाय ह्यूमन मिस्टेक से अगर इसकी हो गई है तो इसको बिल्कुल सही करवा देंगे। दूसरे केस में जो आप कह रहे हो कि लाइनमैन ने आंकड़ी डाली है और उससे 500 रुपए लिए हैं उसने, तो उसकी मैं बिल्कुल जानकारी लूंगा पूरी कंप्लीट, दोनों पक्ष को साथ में बिठा के, और अगर लाइनमैन दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण कई महीनों से गलत मीटर रीडिंग की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग की ओर से अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया गया। भरतपुर में अवैध खनन को लेकर साधु संत अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और अपने तरीके से अवैध खनन का विरोध कर रहे हैं। धरने पर बैठे इन साधु संतों का कहना है कि केरुआ पहाड़ी के पास अवैध खनन की वजह से न केवल पर्यावरण को बेहद नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि प्रदेश के राजस्व में कमी भी आ रही है। व्रत 84 को जो पुरुषोत्तम मास बना हुआ है, माननीय एनजीटी ने आदेश किए तो उसका पालन नहीं हो रहा है। और इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो गौचारण भूमि है, जो उसमें बराबर इनका खनन कार्य चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले एसपी साहब ने पकड़े थे माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। इस तरह से इधर तो पकड़ के फिर दोबारा पुनः चल जाते हैं। धरने पर बैठे इन साधु संतों का कहना है कि जब तक अवैध खनन रोकने के लिए किसी सार्थक प्रयास की शुरुआत नहीं होती, तब तक उनका धरना चलता रहेगा। पुलिस की गिरफ्त में आए इन्हीं दोनों पर आरोप है कि 17 सितंबर की रात इन्होंने एक शख्स को स्कूटी समेत जिंदा जला दिया था। पुलिस की गिरफ्त में आई इस महिला का नाम संजू देवी है और इस शख्स का नाम अमित है। पुलिस का कहना है कि 17 सितंबर को जिस शुभकरण स्वामी की मौत स्कूटी समेत जल जाने की वजह से हुई थी, उस केस की जांच के दौरान उनके हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें ये दोनों उन्हें निढाल अवस्था में एक बाइक पर ले जाते दिखे। इसी के बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। अभी संजू और अमित दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और वो टीम जो लेके आ रही है उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और अनुसंधान इसमें जारी है। शुभकरण स्वामी की मौत के मामले में एक और आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि अवैध संबंध के मामले में शुभकरण स्वामी की हत्या हुई है। तो चले बढ़ते आगे। राजस्थान और कोरोना महामारी की खबरों के बाद अब बात एलएसी और समंदर में हो रही हलचल और दूसरे प्रदेश के खबरों की। ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी ने बॉलीवुड की 4 बड़ी एक्ट्रेस समेत 7 लोगों को समन भेजा है। एनसीबी दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर से पूछताछ करेगा। कुछ लोगों को हमने एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन समन इशू किए हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। उनको सूचित कर दिया गया है। बियॉन्ड दैट 25 सितंबर को दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी। 26 सितंबर को सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ हो सकती है, तो रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खम्बाटा से 24 सितंबर को ही एनसीबी की पूछताछ होगी। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक इन स्टार्स के खिलाफ ड्रग्स केस में सबूत मिले हैं। सुशांत सिंह मौत मामले में जांच कर रही एनसीबी की टीम को रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में इन स्टार्स के बारे में जानकारी मिली थी। आपको बता दें कि इस केस में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक भी शामिल है। सुशांत की मौत के बाद से शुरू हुई एनसीबी की जांच में एक के बाद एक कई बड़े राज खुल रहे हैं और अब ड्रग्स के खेल के तार विदेशों से भी जुड़ने लगे हैं। पाकिस्तान भारत में दशकों से ड्रग्स की खेप भेजता रहा है और अब ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान से आने वाली खेप भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच रही है। पाकिस्तान पंजाब और जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में ड्रग्स सप्लाई करता है। पाकिस्तान ड्रग्स कनेक्शन की कई अहम लीड्स एनसीबी के हाथ लगी हैं। यही वजह कि एनसीबी ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के अलावा कई और देशों से भी संपर्क साधा है, जिसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
भारत में ड्रग्स की खरीद फरोख्त के हर कड़ी को जोड़ा जा सके। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की उलझी गुत्थी सुलझाने में लगी एनसीबी को अब तक बहुत से पुख्ता सबूत मिल चुके हैं, लेकिन एनसीबी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच रहा नशे का सामान पाकिस्तान से आ रहा है और इसका एक रूट बना हुआ है। मुंबई पहुंचने वाले नशे के सामान का सफर पाकिस्तान से शुरू होता है। पाकिस्तान से ड्रग्स को पंजाब के अमृतसर पहुंचाया जाता है। यहां से ड्रग्स दिल्ली लाया जाता है और फिर दिल्ली से अलग अलग रास्तों से मुंबई पहुंचाया जाता है। एनसीबी को मुंबई की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ड्रग्स की सप्लाई करने वाले उस शख्स का भी पता मिल चुका है जो सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ा है और एनसीबी इस शख्स पर जल्द ही कार्रवाई कर सकती है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स पाकिस्तान से पहुंच रहा है। अमृतसर का एक शख्स मुंबई में ड्रग्स सप्लाई करता है। यही शख्स मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ड्रग्स पहुंचाता है। हालांकि कोकेन की सप्लाई का अलग रूट है। एनसीबी कोकेन की सप्लाई पर भी नजर बनाए हुए है और इसकी जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पुलिस और एसएसबी ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 1 करोड़ 17 लाख की नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो 200 ग्राम सोना भी बरामद किया है। एसएसबी को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में कुछ लोग असम की तरफ ले जा रहे हैं। सूचना के बाद गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली गई तो उसके अंदर से नकली करेंसी और सोने के बिस्किट मिले। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस अब जांच में जुटी है कि नकली करेंसी के इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है और नकली करेंसी को असम में किसे सप्लाई किया जा रहा था। जो मोटरसाइकिल वाला था जो स्पॉट कर रहा था, हम टोटल 9 आदमी को विभिन्न जगह का है। तो ये लोग एक ऑर्गेनाइज्ड हम परसीव करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड कुछ गैंग है जो कट करना है खोज खड़े से। तो राजस्थान समेत पूरे भारत की अहम खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं दुनिया भर की कुछ अहम और दिलचस्प खबरें। नेपाल चीन की नई नवेली दोस्ती में दरार आ गई है और दरार की वजह है चीन की हड़प नीति, जिसका शिकार इस बार नेपाल हुआ है। इसलिए नेपाली जनता सड़कों पर है। काठमांडू का ये नजारा चीन के विरोध का है। नेपाल का आरोप है कि चीन ने नेपाल के हुमला जिले में सीमा स्तंभ से 2 किलोमीटर भीतर नेपाली भूमि पर कब्जा कर 9 भवन बना लिए। इतना ही नहीं, वह नेपाली नागरिकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं चीन का दावा है कि वो इमारतें जहां बनाई गई हैं वो चीन के ही भूभाग में पड़ता है, जबकि नेपाली पक्ष का दावा है कि 11 नवंबर की सीमा स्तंभ को ही गायब कर दिया गया। अब नेपाली अधिकारी वहां पहुंचे तो चीन नई इमारत वाली जगह पर बात करने तक से इनकार कर दिया। इधर चीनी दूतावास ने इस बयान का खंडन किया है कि चीन ने नेपाल की भूमि पर अतिक्रमण कर इमारत बनाए हैं। चीन का कहना है कि नेपाल के पास अगर प्रमाण है तो चीन बातचीत के लिए तैयार है। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में विवादों में उलझा हुआ चीन अब विवादों को बातचीत के जरिए हल करने के रास्ते तलाश रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बड़ा बयान दिया है। जिनपिंग ने साफ कहा कि उनका युद्ध लड़ने का कोई इरादा नहीं। इससे पहले भारत और चीन के बीच हुई बातचीत में भी और सैनिक नाव भेजने की सहमति बनी है। जिनपिंग ने कहा कि दुनिया को सभ्यताओं की लड़ाई में नहीं फंसना चाहिए, बड़े देशों को बड़े देशों जैसे ही काम करना चाहिए। शी की ये टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कोरोना वायरस महामारी के लिए चीन की जवाबदेही तय करने की मांग करने के बाद आई है। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मिनट के वीडियो संदेश में संयुक्त राष्ट्र को आईना दिखाते हुए कहा था कि ये विश्वसनीयता के संकट से जूझ रहा है और इस पर गौर करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा था कि हम व्यापक सुधारों के बिना पुराने ढांचे के साथ आज की चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर सकते। चीन से बढ़ते टकराव को देखते हुए ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने अपने एक सैनिक अड्डे का दौरा किया। चीन लगातार ताइवान को युद्ध की धमकी दे रहा है, जिसे देखते हुए राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने पेंगु द्वीप पर बने एयरबेस का दौरा किया और वहां की तैयारियों का जायजा लिया।
उन्होंने एयरबेस पर तैनात लड़ाकू विमानों की क्षमता को जाना और उनकी ताकत के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने वहां तैनात जवानों को संबोधित भी किया और उनमें जोश भरा। उन्होंने अपने जवानों को किसी भी वक्त चीन से मुकाबले के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। राष्ट्रपति के भाषण के बाद ताइवान के लड़ाकू विमानों ने आसमान में उड़ान भरी और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने चीन को भी अपनी हुंकार से ये बताने की कोशिश की कि अगर उनकी तरफ उसने टेढ़ी निगाह की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सौभाग्य की बात है कि चीन और ताइवान के बीच टकराव 71 साल पुराना है, जिसमें पिछले कुछ दिनों से तलखी ज्यादा बढ़ गई है। चीन की सेना ताइवान को लगातार युद्ध के लिए ललकार रही है, वहीं ताइवान भी चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में जुटा हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में पिछले कई दिनों से लगी भीषण आग की वजह से आसमान में धुएं की चादर फैल गई। जंगलों में लगी इस आग का वहां के रिहायशी इलाकों तक पहुंचने का खतरा भी बढ़ गया है और उससे उठने वाले धुएं की वजह से कई इलाकों में अंधेरा सा छा गया। पिछले कई दिनों से लगी आग के धुएं की वजह से दूर तक दिखना भी मुश्किल हो गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में तो एक इलाके में कई किलोमीटर तक धुएं की चादर बिछी नजर आई। आग को बुझाने के काम में कई हेलीकॉप्टर भी जुटे दिखे, लेकिन उनकी कोशिशों के बाद भी आग को नहीं बुझाया जा सका। हालांकि कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी इस आग को बुझाने में पहले बड़े विमानों की मदद भी ली जा चुकी है, लेकिन उसका भी कुछ असर देखने को नहीं मिला। जंगलों की आग वहां के रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच चुकी है, जिसे बुझाने के लिए हजारों दमकल कर्मी दिन रात लगे हुए हैं। सौभाग्य की बात है कि दमकल विभाग की लगातार कोशिश के बावजूद जंगल में लगी आग अब तक नहीं बुझी है। भीषण आग का धुआं दूर के इलाकों तक पहुंच चुका है और उसी की वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। यूरोप के देश बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ विरोध थमता नहीं दिख रहा। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप लगने के बाद से ही वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में एक बार फिर हजारों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ हाथों में झंडे और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन में शामिल लोगों की भीड़ इतनी थी कि रास्तों पर पैर रखने की जगह तक नहीं बची। लोग राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते दिखे। हजारों की भीड़ को देख कुछ लोग तो प्रदर्शन में शामिल होने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए और वो अपने घरों की बालकनी में खड़े होकर ही उनका समर्थन करते दिखे। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ता देख पुलिस ने भी मोर्चा संभालने में देर नहीं लगाई और वहां के कई रास्तों को बंद कर दिया। लेकिन जब प्रदर्शन में शामिल लोग नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। पुलिस कर्मियों ने न सिर्फ हंगामा कर रहे लोगों को पकड़ा, बल्कि शांत तरीके से प्रदर्शन करने वालों पर भी सख्ती दिखाई। कोविड-19 महामारी ने भारत में बाइक रिपेयरिंग मैकेनिकों के जीवन को काफी अस्त व्यस्त कर दिया है। लॉकडाउन खुलने के साथ जैसे जैसे अभी मैकेनिक अपने काम पर वापस आ रहे हैं, इन्हें अब हमारे सहारे की जरूरत है, जिससे कि ये अपने भविष्य